हेलो एवरीवन। आज हम डार्विन की ही कुछ कंसेप्ट को और डिटेल में देखने वाले। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन डार्विन्स थ्योरी इन डिटेल, हाउ दैट थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम वन स्पीशीज अकॉर्डिंग टू डार्विन। वी हैव सीन दैट पार्ट इन प्रीवियस लेक्चर। उसमें हमने कई सारी बातें देखे, डार्विन की लाइफ के बारे में देखे और थ्योरी के 5 मेन जो फाइंडिंग्स थे, ऑब्जर्वेशंस और उसके रिजल्ट्स थे, वी हैव सीन इट इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर। अगर एक बार रिवाइज कर ले तो आपके लिए बता देता हूँ। डार्विन की जो थ्योरी थी, इट वाज सजेस्टेड इन 5 मेजर हेडिंग्स। फर्स्ट, कि ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू हैव इनॉर्मस फर्टिलिटी और ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल तैयार करना चाहते, उनकी रिप्रोडक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसी उनकी सोच रही थी। जिसकी वजह से क्या होता, ड्यू टू दिस ओवर प्रोडक्शन और प्रोडिगैलिटी ऑफ लाइफ, there exists a struggle for existence among the members of that population. These members struggle with each other or with other species or with the environment, and that struggle leads to getting adapted to the new conditions. That creates new variations, adaptations and variations which are inheritable, which occur slowly but continuously, and that adaptations and variations are inherited to the next generation. These adaptations, variations, after many generations, they make the individual so different from the parental generation that it becomes a totally new organism. This species which is now formed, having so many adaptations, having so many variation, so ऐसा एक species, उसका क्या होता, नेचर में वो फिट होते जाता। फिट होना मतलब फिटेस्ट साबित होना, रिप्रोडक्शन में वो खुद को साबित कर देता कि यार इट कैन सर्वाइव इन दैट चेंज्ड एनवायरनमेंट, इट कैन स्टिल सर्वाइव द इंक्रीजिंग बर्डन ऑन इट्स रिसोर्सेज। और फिर नेचर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ दैट फिटेस्ट इंडिविजुअल। इट वाज टर्म्ड एज नेचुरल सिलेक्शन एंड आल्सो नोन एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसके बाद कई जाके बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जमा हो के एक स्पेशीज बनता जिसको बोलते ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेशीज। ठीक है, तो ये डार्विन की थ्योरी थी कि इस तरीके से स्पेशीज बनते हैं। अपन ने उसके ऑब्जेक्शंस भी देखे थे कि डार्विन की थ्योरी ओरिजिन वगैरह ऑफ वेरिएशंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कई सारे ऑर्गन्स का हार्मफुल वेरिएशंस का इनहेरिटेंस क्यों होता है, एक्सटिंक्शन कैसे होता है, ये बातें नहीं बता पाती। न्यूट्रल फ्लावर क्यों बनते, स्टर्लिटी क्यों आती, ये चीजें डार्विन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बात याद रखो, ऑब्जेक्शंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको एमसीक्यू में क्या करेंगे, डार्विन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऐसा तुमको घुमा के स्टेटमेंट दे देंगे। मतलब जो नहीं कर सकती उसको यस इट कैन डू, इट कैन एक्सप्लेन, ऐसा बोल के दे देंगे। दैट स्टेटमेंट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो तुमको ट्रू फॉल्स के लिए वो ऑब्जेक्शंस याद रखने के हैं। डार्विन थ्योरी के जो कुछ भी ऑब्जेक्शंस है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, वो सब आपको याद रखने के, क्योंकि वो ट्रू के लिए कर देंगे तुमको, यस इट कुड एक्सप्लेन, इट डिड एक्सप्लेन, तो तुमको वो याद रखना है अच्छे से। मतलब डार्विन की थ्योरी क्या है, उतना वीडियो एक बार आप देख लोगे तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 बार देख लो, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैंने कई एग्जांपल्स लेकर बताया तुमको, सब कुछ हो गया उसमें। सो दिस इज जस्ट अ रिवीजन पार्ट। अब हम उसी 2 कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विनिज्म जो था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है, आपको एनसीईआरटी में जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलकर एक पेज दिया हुआ है, वहां पर एंड में लास्ट लाइन एमसीक्यू के जैसा आपको बनता, डार्विन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का बीट निकालो, वहां पे आपको दिया रहा है ये जो 2 मैंने पीछे लिखा हुआ है। डार्विन की थ्योरी के जो 2 मेन कंसेप्ट्स थे, की कंसेप्ट्स थे, द नेचुरल सिलेक्शन इज द फोकस एरिया ऑफ डार्विन्स कंसेप्ट थ्योरी एंड द सेकंड कंसेप्ट इज द ब्रांचिंग डिसेंट। तो ये 2 शब्द क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा फर्क करके बता। सब हो गया अपना, अपन ने डार्विन की थ्योरी में जो चीजें देखी मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कुछ नया इसमें बहुत सारा नहीं आने वाला है। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन क्या है सब अपन देख चुके, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड व्हाट इज ब्रांचिंग डिसेंट, बस इतना आपको थोड़ा सा देखना है क्योंकि वो वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आपको एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट आर द 2 की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म, व्हाट आर द 2 की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। द 2 की कंसेप्ट्स आर द नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। आपको म्यूटेशन डाल देंगे उसमें ऑप्शन में, नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड वेरिएशंस, एडाप्टेशन एंड वेरिएशंस, कुछ भी घुमा के देंगे। बट द 2 की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म आर द नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? इट इज द सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट इंडिविजुअल बाय नेचर।
selection of fittest individual by nature. Who is fittest individual? The individual which gets adapted to the changing environmental condition. The individual which gets adapted to the changing environment. That adaptations are inherited to its next generation. Means the adaptive ability is inheritable. Adaptations inherit होते, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते. कैमल के जो कुछ भी एडेप्टेशन है वो उसके अगली जनरेशन में जाएंगे. कैमल की बॉडी के जो कुछ भी एडेप्टेशन है, हेनलेस लूप इज वेरी लॉन्ग, इट इज द लॉन्गेस्ट हेनलेस लूप, हम्प रहता. सो दीज आर द एडेप्टेशंस मेड बाय दैट कैमल. सो दे आर चेंज, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. मीन्स एडेप्टिव एबिलिटी, एडेप्टिविटी इज द इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी. तो जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो जाता वही अपने कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में भेज सकता. और फिर उससे क्या होता, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो ये सब बातें तुमको वो पैसेज में लिख के दिया है, मेंशन कर रहा है, जरा अच्छे से पढ़ लो. मैं कुछ नया नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी की लाइन सी. So what is natural selection? Write a note on natural selection. Nature selects the survival of fittest. Nature selects the survival of fittest. Nature promote the growth and reproduction development of fittest individual, and the fitness according to Darwin is always and exclusively reproductive fitness. मैंने तुमको पहले ही बोला था, डार्विन की फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, डार्विन की फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस. डार्विन कौन सी फिटनेस की बात करता? रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मींस नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस एंड दिस फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू गेट अडेप्टेड एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर. ये सब लाइंस एनसीईआरटी की है. नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस एंड व्हाट फिटनेस? फिटनेस इज द रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू गेट अडेप्टेड एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. तो ये लाइंस का मीनिंग अभी अपन देखिए, वही बातें हैं. एंड नेचर सेलेक्ट द इंडिविजुअल्स व्हिच आर फिटेस्ट टू सर्वाइव एंड दे कैन अडैप्ट, गेट अडेप्टेड एंड देन दस नेचर सेलेक्ट्स देयर सर्वाइवल. एक ही बात है, घुमा फिरा के वही. दूसरा है ब्रांचिंग डिसेंट. ब्रांचिंग और डिसेंट. पहले तो डिसेंट मतलब क्या? डिसेंट दिखना मतलब वो वाला डिसेंट नहीं है. डिसेंट होना मतलब नीचे आना, डिसेंडिंग कंडीशन. असेंड डिसेंड रहता ना, तो डिसेंट. तो ये डिसेंट मतलब क्या है? एक प्रकार से फैमिली ट्री की बात है. क्लैडोग्राम जिसको बोलते हैं अपन, क्लैडोग्राम. एक स्पेशीज रहता, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं. तो पहले तो उसके जैसे खुद कुछ बच जाते और बच्चे कुछ जो रहते नए स्पेशीज में कन्वर्ट हो जाते. अच्छा, दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि कोई एक दिन में कोई नया स्पेशीज तैयार नहीं होता. तो इसमें कई चेंजेस आके धीरे धीरे एक स्पेशीज, पहले तो उसके जैसे भी बचेंगे ना कुछ, और बाद में बचे वाले रहेंगे दूसरे स्पेशीज में. इनमें से कुछ स्पेशीज क्या होंगे? अलग अलग तरीके से आइसोलेट हो जाएंगे. कुछ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे, कुछ मैकेनिकली आइसोलेट होंगे, कुछ जियोग्राफिकली आइसोलेट होंगे. बीच में पहाड़ वगैरह आ जाएंगे, कुछ इधर रह जाएंगे, कुछ इधर रह जाएंगे. नदी वगैरह आ जाएंगे. भूकंप की वजह से जंगल के दो हिस्से हो गए, बीच में एक बड़ी सी दरार पड़ गई, तो क्या हो जाएंगे? कुछ इंडिविजुअल्स इस साइड, कुछ इंडिविजुअल्स इस साइड. तो ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं. इनका रिप्रोडक्शन होके इनमें अलग वेरिएशंस आएंगे, इनमें रिप्रोडक्शन होके अलग वेरिएशंस आएंगे. इनमें से अलग स्पेशीज, इनमें से अलग स्पेशीज. ध्यान में आ रहा? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे, अलग अलग तरीकों से स्पेशीज आइसोलेट हो जाते. ये होते रहता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फोर्सेस वर्क. ऐसा ही तो सी लायल ने कहा था. सी लायल याद है आपको? डार्विन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू साइंटिस्ट सी लायल एंड योर थॉमस माल्थस. सी लायल वाज द जियोलॉजिस्ट एंड ही प्रपोज्ड दैट natural forces work extensively. They existed in past and they still exist in this present time. Natural forces, they are nothing but the environmental forces like rainfall, volcanic activity, earthquake. अलग अलग natural forces है that can help in evolution of species by isolating them or by affecting them by making new adaptations to their bodies to get survived in that environment. तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सेपरेट होते, स्पेशीज से टुकड़े होते, कई स्पेशीज इधर बढ़ जाते, उससे ये नए स्पेशीज बनते, इसमें से इसमें नए स्पेशीज कैसे बन रहे? उनमें वेरिएशंस आ रहे, उनमें चेंजेस आ रहे, वो नए अडेप्टेशन सीख रहे. और वो वेरिएशंस कैसे उनमें? दैट वेरिएशंस आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. देखो, डार्विन के वेरिएशंस के बारे में कुछ बातें याद रखो. डार्विनियन वेरिएशंस they are slow, continuous, inheritable, irreversible and
irreversible, they occur gradually, they are gradual। ये जो मैं बात बता रहा, ये तुमको नीट में आके गया वाला क्वेश्चन है कि डार्विन के चेंजेस कैसे है, डार्विन के अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशंस आर दी वेरिएशन। तो डार्विन कौन से वेरिएशंस की बात करता, डार्विन जो वेरिएशंस बोल रहा कि बॉडी में व्हाट आर वेरिएशंस, विजिबल चेंजेस और द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तुम में और तुम्हारे माँ बाप में जो डिफरेंस है, तुम में तुम्हारे भाई बहनों में जो डिफरेंस है, तुम में मुझ में जो डिफरेंस है, तुम में तुम्हारे आसपास के लोगों में जो डिफरेंस है, तुम में और दूसरे स्पेशीज में भी डिफरेंसेस है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देने वाले डिफरेंसेस कुछ क्या बोलते हैं, विजिबल डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशंस। दैट वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑकर स्लोली बट ग्रेजुअली, होते रहते हैं, वो हमेशा हर जनरेशन में दिखते हैं, कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता तुम्हारा बच्चा एग्जैक्ट तुम्हारी कॉपीच रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव रहेंगे, थोड़े क्यों ना हो, 2-5 क्यों ना हो, उसमें कुछ तो चेंजेस रहेंगे। तुमको अक्कल नहीं है, उसको हो सकता है अक्कल है, सॉरी तुमको अक्कल है, हो सकता है वो उसको अक्कल नहीं है, या ज्यादा अक्कल वाला हो, कुछ भी हो सकता है। सो द चेंजेस अकर स्लोली, कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली, दे आर इनहेरिटेड टू फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ओके, एंड दे आर इरिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल। ये किसके चेंजेस है, अकॉर्डिंग टू डार्विन। इसके एग्जैक्ट अपोजिट रहेंगे ह्यूगो डी राइस के चेंजेस, अपन बाद में देखेंगे, वो अभी जस्ट इसके बाद में वही देखने का अपने को, वो थ्योरी ह्यूगो डी राइस की म्यूटेशन थ्योरी। बट डार्विनियन चेंजेस आर दीज चेंजेस, स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस, irreversible and inheritable, okay, and they are adaptive। one more thing, they are adaptive। क्यों होते ये changes? due to adaptation, adaptive changes है, adaptive variations है, adaptation की वजह से होने वाले variations है, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है ना वहां पे, तो इसके लिए उसमें चेंजेस आ रहे हैं। वो ऑर्गेनिज्म वहां रहने के लिए खुद को बना रहा, लायक कर रहा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने की कोशिश में, तो वो ऐसे चेंजेस है, दे आर इंड्यूस्ड ड्यू टू एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है। सो दीज आर डार्विनियन चेंजेस। ये चेंजेस आगे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में नए नए चेंजेस आएंगे, उसमें और इतने चेंजेस आएंगे, इतने चेंजेस आएंगे, आज 2 आए, उसकी अगली जनरेशन में और 2, 4, उसकी अगली जनरेशन 6, 8, 10, 50, 100, 200 चेंज, और वो शुरुआत वाला जो दादा पड़ता था उनमें कितना फर्क आ जाएगा फिर, ओके। घोड़ा गधे जैसा बन जाएगा, जेबरा जैसा बन जाएगा, समझ में आ रहा, चेंजेस बॉडी के उनके। तो इस तरीके से क्या होगा, एक स्पेशीज से 2 बनेंगे, 2 के और 3, 4 अलग अलग ऐसे ब्रांचेस रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनका एक कहीं ना कहीं एक पूर्वज, एक एंसेस्टर रहे वाला है, और इसके ये ब्रांचेस है। देखो इसका स्पेशीज 1, 2 बने, 2 के और 3, 4 ऐसे 2 बने, 1 के और इधर 5 अलग स्पेशीज बना, 5 के 6 बना, 7 बना, मैंने एग्जाम्पल दिया तुमको, ओके। तो इस तरीके से ब्रांचेस तैयार हो रहे और उनके डिसेंडेंट्स आ रहे। डिसेंडेंट्स मतलब उनके वंशावळ के नीचे के सदस्य, डिसेंडेंट्स। तो वेरिएशंस की वजह से जो नए स्पीशीज तैयार होते हैं उनमें एक ब्रांचिंग डिसेंट दिखाई देता, उनमें एक रिलेशनशिप दिखाई देता। वन स्पीशीज मेक्स सो मेनी चेंजेस दैट इट बिकम्स अ न्यू स्पीशीज, दैट न्यू स्पीशीज अगेन बिकम्स अनदर स्पीशीज, and these species have a correlation, have a relationship, ancestral relationship, उनमें एक ancestry रहती है, ancestral relationship रहता। This kind of flow chart is known as branching descent according to Darwin। तो डार्विन के हिसाब से ऐसा होके नए स्पीशीज बनते, इसको उसने ब्रांचिंग डिसेंट बोला था। या फिर ये जो डिसेंट हो रहा है इसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया था उसने, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट हो रहा, नीचे नीचे जा रहे, नए नए स्पीशीज बन रहे, लेकिन एक जैसे है क्या वो नहीं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, उनमें नए वेरिएशंस आ रहे हैं। ऐसे वेरिएशन के साथ होने वाला जो डिसेंट है इसको बोलते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन दीज आर द 2 की कांसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, कंटिन्यूअस वेरिएशंस थ्रू मेनी जनरेशन leads to formation of many species from one species। कंटिन्यूअसली उनमें वेरिएशंस हो रहे कई जनरेशंस तक और एक नया स्पीशीज बना, दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट। इसी में तुमको और 2 पैसेज है अगले पेज पर, अगर आप देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद के पेज पे ऊपर से नीचे 2 पैसेज है, वहां पे तुमको थॉमस मैल्थस का डिस्कशन है, और उसके पहले एक डिस्कशन है, वो वाला डिस्कशन है, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। क्या लाइन है, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। देखो कितना अच्छा सवाल है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन।
यहाँ पे तुमको थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ सकता, तुमको क्या लगता पहले वो सोचो थोड़ा सा, इवोल्यूशन जो हुआ या हो रहा तो वो एक प्रोसेस है क्या एक रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है? व्हाट डू यू थिंक? पहले इसका आंसर दो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? अगर ऐसा आपको पूछे तो इसका सीधा जवाब है वो एक प्रोसेस भी है और वो रिजल्ट भी है। मीन्स देयर इज अ डायलेमा और यू कैन नॉट एग्जैक्टली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक कंफ्यूजन है, तुम कंप्लीटली बोल ही नहीं सकते कि नहीं इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। क्यों? अरे इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आज जो तुमको दुनिया दिख रही, ह्यूमंस जो दिख रहे, आजू बाजू जो दूसरे स्पीशीज दिख रहे, दीज स्पीशीज दैट वी आर सीइंग अराउंड अस, दे आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस दैट ऑकर्ड इन पास्ट। कई हजार सालों से इवोल्यूशन होता आया और वो इवोल्यूशन का रिजल्ट अपने को आज आसपास घूमते वाला दिखाई दे रहा, राइट? मतलब अपन जो है वो रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो अपना इवोल्यूशन हुआ वाला है, अपन कंप्लीटली इवॉल्व हो गए, तो और भी इवॉल्व हो रहे हैं अपन, स्टिल द इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन, मतलब अभी प्रोसेस चालू भी है। तो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस एज वेल एज इट इज द रिजल्ट। तो जो आज अपन देख रहे प्रेजेंट अर्थ और इसके ऊपर के जो कुछ भी आज के अपन स्पीशीज देख रहे, so they are the result of the process that occurred in past. So therefore you can say that evolution is the a result of a process. And when it comes to process, so evolution is still occurring. तो मतलब क्या है? वो एक प्रोसेस है जो अभी भी चालू है। हो सकता है अपन इवॉल्व होकर और ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, अपनी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिससे और अलग तरीके की ह्यूमंस तैयार होंगे, डॉग्स अलग तरीके से इवॉल्व हो जाएंगे, तो मतलब उनमें भी चेंजेस चालू है। ओके, सो इवोल्यूशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस एज वेल एज टुडेज लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस दैट ऑकर्ड इन पास्ट। सो यू कैन नॉट एग्जैक्टली आंसर वेदर इट इज अ प्रोसेस और वेदर इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। वो पैसेज पढ़ लो, उसमें तुमको डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, अगले पैसेज में तुमको दिया है थॉमस मैल्थस के पॉपुलेशन एक्सपेरिमेंट्स। वही थॉमस मैल्थस हु अफेक्टेड, who influenced the studies of Darwin. So Thomas Malthus के experiments on human population, मैंने तुमको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, प्रीवियस लेक्चर में थॉमस मैल्थस के बारे में अपन बाद में बात करने वाले हैं। थॉमस मैल्थस ने क्या किया था? ह्यूमन पॉपुलेशन की बात किया। अकॉर्डिंग टू थॉमस मैल्थस, ह्यूमन पॉपुलेशन कैन डबल, अपनी पॉपुलेशन डबल हो सकती इन 25 years। इन 25 years इफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, कंटिन्यूअसली खाने को मिल रहा, रहने को जगह, सब ऐसा आराम की चीजें अवेलेबल है, सब रिसोर्सेज है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, कोई तरीके की बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर किसी तरीके का इश्यू नहीं है, इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, सो द ह्यूमन पॉपुलेशन कैन डबल जस्ट इन 25 years। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसे होता, अगर उसको खाने पीने को अनलिमिटेड मिल रहा तो उसकी पॉपुलेशन एकदम स्पीड में बढ़ती। इट शोज अ जे शेप्ड ग्राफ, राइट। लेकिन रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहे तब ऐसा होता, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होगा तो क्या होता? ग्रोथ ऐसा स्लो होती और एक टाइम पे जाके स्टेबल हो जाती, उसको अपन एस शेप्ड ग्राफ बोलते हैं। We have studied these graphs in organisms and population. पॉपुलेशन के ग्राफ देखे थे, अरिथमेटिक कर्व, ज्योमेट्रिक कर्व, तो ये वही दो कर्व है, दोनों कर्व थॉमस मैल्थस के आसपास ही घूमते। देखो, पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट अनलिमिटेड स्पीड, इट कैन इंक्रीज एट अप टू अनलिमिटेड नंबर इफ द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, बट इफ द रिसोर्सेस आर लिमिटेड इट बिकम्स स्टेबल। तो ये चीज की वजह से फिर डार्विन का दिमाग घुमा कि यार ऑर्गेनिज्म ओवर रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन सब क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो ये जो लिमिटेड रहते रिसोर्सेस, इसकी वजह से डार्विन का दिमाग थोड़ा सा चला और उसने ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा पॉइंट सजेस्ट करा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। और उसके बाद फिर उनमें से वेरिएशंस आते, एडेप्टेशन होकर नया स्पीशीज बनता, नेचुरल सिलेक्शन होता। तो इस तरीके से ये तुमको डिस्कशन वहां पे दिया रहा है, ऑर्गेनिजम्स कैसे ज्योमेट्रिक रेशियो में बढ़ते। थॉमस मैल्थस के हिसाब से ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती
कब होती, वो सब तुम्हारे को वो पैसेज में मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट दी डार्विन्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एनसीईआरटी का पूरा डिस्कशन। वो पैसेज अच्छे से पढ़ लो, उसके अंदर और कुछ भी लाइंस तुमको नहीं समझ में आई यू कैन आस्क मी। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट योर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन।